नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल की धरती जो पंचायत चुनाव की हिंसा से लाल हो गई है, उसमें टीएमसी के उम्मीदवार जीते तो हैं, लेकिन हार किसकी हुई है, और क्या ये जीत अपने आप में हार नहीं है क्या, इस पर करेंगे बात। उसके बाद आज हमारी खास चर्चा होगी कि जो विपक्षी एकता की गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पर अब सोनिया गांधी बैठने वाली हैं बेंगलुरु में, और राहुल गांधी को जो दूल्हा कहा था लालू यादव ने, उसके बारे में तारिक अनवर ने बताया है कि दूल्हा वही होंगे, बाकी सब बाराती होंगे। इस पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी रहेगी, चाहे कोई भी निदेशक रहें, ये गृह मंत्री ने साफ किया है। तो जो लोग खुश हो रहे थे कि अब ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो उनको एक तरह से जवाब दिया है गृह मंत्री ने। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कर्नाटक जो पहले से कर्ज के बोझ के तले है, उस पर गारंटी का, सब्सिडी का और कितना बोझ पड़ेगा, कहां से आएगा पैसा, क्या टैक्स बढ़ाए जाएंगे या फिर सिद्धारमैया सरकार और ज्यादा कर्ज ले लेगी। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 15 जुलाई तक रहेंगे फ्रांस और यूएई की आधिकारिक यात्रा पर। फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम मोदी 14 जुलाई को बैस्टिल डे पैरेड में बतौर सम्मानित अतिथि होंगे शामिल। भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी लेगी भाग। 15 जुलाई को पीएम यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के साथ करेंगी बातचीत। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बुलाई महत्वपूर्ण लोकसभा प्रवास योजना की बैठक। पार्टी के लिए मिशन 2024 को गति देने की तैयारी। बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों के अलावा बैठक में कई महत्वपूर्ण नेता भी शामिल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में भाजपा की 4 सदस्यीय टीम पहुंची कोलकाता। कहा, बंगाल के पंचायत चुनाव में घोंटा गया लोकतंत्र का गला। बंगाल में पंचायत चुनाव परिणाम के बाद भी जमकर हिंसा। दक्षिणी 24 परगना जिले में 2 आईएसएफ कार्यकर्ताओं सहित 4 की मौत। उत्तर भारत में भारी बारिश से आफत। दिल्ली हरियाणा में गहराया बाढ़ का खतरा। उधर उत्तराखंड में सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। भारी बारिश की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश में अलर्ट। असम में भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने के आसार। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। क्लाइमेट फाइनेंस और री इमेजिनिंग कोऑपरेटिव्स पर हो रही है परिचर्चा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिवसीय दौरे पर हो रहे हैं रवाना। आसियान और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। सीरिया दौरे पर रहेंगे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले एजेंडे की, और आज का सबसे पहला एजेंडा है कि पश्चिम बंगाल जो पंचायत चुनाव के दौरान जिसकी धरती लाल हो गई, पूरे देश में पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के जैसी हिंसा और खून खराबा कहीं पर नहीं हुई होगी। याद कीजिए, राज्य में हिंसा के जबरदस्त तांडव में 42 से भी ज्यादा मौतों के बाद किसकी जीत, किसकी हार, ये सवाल और ये समीक्षा ही बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार का दावा है कि जनता ने उन पर फिर से भरोसा किया है, इसीलिए इतनी बड़ी जीत मिली है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जो ताजा आंकड़े हैं, उससे टीएमसी की प्रचंड जीत दिखती भी है, लेकिन अगर देखें तो इसी जीत में हार है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला एक बार फिर से तेज हुआ है
और ताज़ा झड़प की बात कीजिए तो 4 लोगों की फिर से मौत हुई है। इसी तरह की हिंसा पहले भी देखी गई है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी महीनों तक बम धमाके होते रहे थे और अब फिर से वही सब कुछ दोहराई जा रही है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पश्चिम बंगाल भेजा है। हिंसा प्रभावित इलाकों का ये टीम दौरा कर रही है और ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 दशक बाद पश्चिम बंगाल में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। विपक्ष को सरकार ने धांधली का आरोप लगाने का मौका दिया और हुआ भी वही। बूथ और बक्से की लूट मीडिया की सुर्खियां भी बनी। सवाल यह कि लोकल बॉडी के चुनाव में ऐसी हिंसा पूरे देश में कहीं नहीं देखी जाती है, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में यह हिंसा क्यों? और ग्राम पंचायतों पर कब्जे का मकसद क्या है? किस लिए इतना खून खराबा हो रहा है? पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। जो बंगाल के ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हिंसा हुई है, जो हत्या हुई है, लूट हुई है बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्सेस की, जो लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, सिन विद डेमोक्रेसी। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मुझे बताया गया कल काउंटिंग में भी हत्या हुई है, काउंटिंग में भी पीटा गया है और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो, नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो लोकतंत्र के साथ ये अन्याय, ये पाप और ये जीत आखिर किसकी जीत है? क्या इसमें किसी की जीत हुई भी है या नहीं? हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। दादा, सबसे पहले तो यही बताइए कि जिस तरह हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के बाद कई हफ्तों, कई महीनों तक बम धमाकों की गूंज, हिंसा का, खून खराबा का तांडव होता रहा था, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। नामांकन से लेकर के मतदान और फिर मतदान के बाद से लेकर के गिनती तक हिंसा का सिलसिला अभी भी जारी है क्या? बिल्कुल लालचंद, जारी तो है ही। और ऐसा आपने एक सवाल उठाए थे कि दादा, किसकी जीत, मैं यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। इस समय सीधे मैं लिए चलता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। Sir, may I hand over the floor to you? Thank you very much, Arindam, and good afternoon to friends from the media for this special media briefing on the 2 upcoming visits of the Honorable Prime Minister. So, Prime Minister Shri Narendra Modi ji will depart tomorrow morning for his visits to France and UAE. The first segment of this 2-country visit will be a visit to France. It will reach Paris by midday tomorrow. The visit to France is for July 13th and 14th at the invitation of His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France. This would be Prime Minister's 6th visit to France. Both Prime Minister Modi and President Macron met on the most recent meeting of theirs was on the sidelines of G7 summit in Hiroshima in May this year, and as you are all aware, the two leaders have remained in very regular touch since they first met in June 2017. After Prime Minister reaches in Paris midday tomorrow, his first interaction would be with the Prime Minister of France during the remainder of day tomorrow, as also with the President of the French Senate, Mr. Gérard Larcher, on the same day. In the evening tomorrow, Prime Minister has an introduction scheduled with the Indian community, which would be followed by a private dinner to be hosted by President Macron at Élysée Palace in honor of the Prime Minister. The major official and ceremonial part of the visit will start on the 14th, which is the
which is with the Prime Minister's participation at the French National Day celebrations, Bastille Day. This is a very, very special gesture extended by France to Prime Minister Modi. As part of our participation in the Bastille Day celebrations, a large tri-services contingent from India will also participate in the Bastille Day parade, along with 3 Indian Air Force aircraft, which would also take part in the flypast after the Bastille Day celebrations. Program on the 14th also includes meeting with the President of the French National Assembly, Mrs. Bon-Pivet, and series of other meetings with the thought leaders and prominent business people. There is going to be another ceremonial reception at the Élysée Palace on the 14th, later in the evening, which will then be followed by delegation level discussions led by Prime Minister Modi and President Macron. The two leaders will also interact with the CEOs from both countries under the rubric of India-France CEO Forum. The program in France would conclude with a state banquet to be hosted in honor of Prime Minister in the evening of 14th of July at the iconic Louvre Museum. As you are all aware, India and France have a long-standing strategic partnership which actually captures series of strategic convergences that both countries have on a range of issues, and this year marks 25th anniversary of our strategic partnership. There are several pillars of our strategic partnership, and each of these pillars would come up for stock taking and the pathway ahead in terms of future cooperation in these areas: security cooperation, space cooperation, engagement in the civil nuclear domain, technology partnership, partnership in the field of counterterrorism, cyber security, climate change, renewable energy, issues relating to International Solar Alliance, reorientation of our security partnership in line with Make in India and Atmanirbhar Bharat objectives, supply chain integration between the industry and business segments of the two countries, etc., would all form part of discussions under the bilateral talks that the two leaders would hold. Economic ties, one of the key centerpieces of India-France strategic partnership, has been on robust upswing, spans across not just the conventional areas of trade, industry and investment cooperation, but is also increasingly focused on the new and emerging domains, including the startup industries. India has had a very robust participation, for example, in Viva Tech, which is one of the signature forums of participation by technology, innovation and startup companies in France. Space economy is again a very upcoming area besides the traditional area of cooperation in the space. Besides, of course, the substance of discussions, we all know that both President Macron and Prime Minister Modi share a very warm and personal, strong equation, and their common vision has actually given a very strong guidance to the further deepening and expansion of our partnership. The visit of Prime Minister to France would be both rich in substance and also in form, and we would believe that it would set new benchmarks for our strategic partnership in years ahead. After concluding his visit to France, Prime Minister would
depart for UAE and reach there on 15th of July, where he will meet His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and ruler of Abu Dhabi, to be followed by ceremonial welcome, bilateral talks and other events organized in honor of Prime Minister's visit to UAE. We have all seen in front of our eyes in last few years a significant transformation that has taken place in India-UAE relations over the last few years, and a central driver of this has been the vision of the two leaders, the President of the UAE and the Prime Minister of India. Both of them, of course, also enjoy excellent personal rapport, which is reflected in their very frequent engagements. They last met in June in Abu Dhabi, when PM visited UAE while on his return from the G7 summit in Munich. They have since, of course, also met in many virtual platforms, including the last one in July last year during the I2U2 summit. As you would all be aware that in February 22, during the virtual summit, the Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and UAE was signed. A joint vision statement was also issued at that time. We have seen a significant jump, qualitative enhancement in the substance of our engagement across the whole range of areas since the signing of the CEPA, and partnership has continued to grow from strength to strength. This is particularly reflected in the strong economic exchanges, both on the trade side but also on the investment side, people-to-people ties, and also convergence on a range of regional and international issues. Bilateral trade is currently at a very strong $85 billion between India and UAE, making UAE India's third largest trading partner last year, and India's second largest export destination is UAE. Also, very substantial large sums of FDI flows from UAE have taken place to India, making UAE the fourth largest overall investor in India. UAE and India are also very strong partners in the field of energy security, and besides those, several new areas of partnership and engagement have also registered strong progress, including in the field of renewables, health, food security, S&T, education, fintech, and defense and security. As we all know that Indian diaspora is present in very strong and robust numbers in UAE, about 3.5 million, and the historical people-to-people ties between India and UAE remain a key pillar of our strategic partner. UAE is also a special invitee during India's G20 presidency summit to be held in September this year. India and UAE are also cooperating very closely on COP28, which will be held in UAE towards the end of this year. Prime Minister's visit to UAE provides a useful opportunity for us to review this important partnership and inject further momentum across the whole range of areas that we cooperate in. I would stop here. If there are questions, we'll take that. Thank you. Thank you very much, sir. Please introduce yourself and the organization that you represent before asking your questions. I'll start with you. I saw your hand first. सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। आपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही इंडिया और फ्रांस के बीच। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच कुछ नए डिफेंस डील की घोषणा होगी। अगर उस पर आप कुछ बताएं कि क्या सबमरीन और राफेल जैसी जो बातें पहले से बिल्कुल, क्योंकि तमाम चीजें प्रोसीजर्स में होंगी और आप पूछ सकते हैं, घोषणा का इंतजार हमेशा है। आप उस बारे में जो भी प्रकाश आप डालना चाहें आप जरूर। आपकी तरफ
सर बास्टिल डे में पहले आप- पार्टी सर मैं मनीष राव TV9 से, और मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री इस बार फिर बास्टिल डे के फंक्शन में चीफ गेस्ट रहेंगे, तो इंडिया का पहले जो पार्टिसिपेशन रहा था और इस बार के पार्टिसिपेशन में किस लेवल का स्केल में अंतर है? पिछली बार मतलब प्रधानमंत्री ये दूसरा इवेंट दूसरी बार। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जिसमें विदेश मंत्री विनय मोहन क्वात्रा ने खासतौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा हो रही है उसके बारे में और यूएई की यात्रा के बारे में जानकारी दी, फ्रांस में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, जो वहाँ का द्विपक्षीय आधिकारिक कार्यक्रम है, उसके अलावा वहाँ भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की क्या विपक्षी एकता की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अब कांग्रेस बैठ चुकी है। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि विपक्षी एकता में जो ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार बैठे थे, तो अब क्या उनको हटाकर कांग्रेस बैठ रही है? मिशन 2024 की विपक्षी एकता के कई सूत्रधारों की चर्चा के बीच ये तय हो गया है कि बेंगलुरु में होने वाले महासम्मेलन की सूत्रधार अब सोनिया गांधी होंगी। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाले विपक्षी महासम्मेलन में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। और चर्चा तो ये भी है कि एक दिन पहले सोनिया गांधी ने डिनर का भी आयोजन किया है, और 17 जुलाई को होने वाली सोनिया गांधी की डिनर पार्टी में अरविंद केजरीवाल भी आमंत्रित हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 24 दलों ने डिनर में आने की सहमति दे दी है। तो नीतीश कुमार के महासम्मेलन में 15 दलों ने भागीदारी की थी। 23 जून के पटना सम्मेलन में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगली मीटिंग की घोषणा की थी, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये बात तो लालू प्रसाद यादव ने बताई थी। तो बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे विपक्ष के सामने नेतृत्व एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, और तारिक अनवर ने अगला पीएम कौन होगा इस सवाल पर स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तारिक अनवर ने लालू यादव के बयान का हवाला दिया और उसको समझाते हुए कहा कि पटना की मीटिंग में तो लालू जी ने कह दिया था कि दूल्हा तो राहुल गांधी ही बनेंगे और बाकी के सभी जो हैं वो बाराती हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि इस बाराती में सभी दूल्हे हैं। क्या कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में सीटें केजरीवाल के लिए छोड़ देगी? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। सवाल कन्वीनर चुनने का भी है। नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार तक इस रेस में आगे हैं, लेकिन दोनों अपने ही राज्य में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, शरद पवार भी और नीतीश कुमार भी। तो सवाल यह है कि विपक्षी दलों के बिहार सम्मेलन में नीतीश की सियासत परवान चढ़ने से पहले ही उसे क्यों रोक दिया गया? क्यों उनके हाथ से यह मौका छीन लिया गया? तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर जो विपक्ष की खामोशी है उसको लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी नेताओं के रवैये पर सवाल उठाए। जो विपक्ष का कुनबा बन रहा था पटना में शुरू हुआ है, लेकिन वो खामोश क्यों है? व्हाट हैज हैपेंड टू देम? याद करिए, इन लोगों ने पटना में जो मीटिंग की थी क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनडेमोक्रेटिक है, संविधान को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना जरूरी है। और सबसे मुखर आवाज ममता जी की थी। आज मुझे सवाल करना है राहुल गांधी से
आपके भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं ना, क्यों खामोश हैं आप? कुछ नहीं बोलना। सीताराम येचुरी जी, अब तो आपके भी कार्यकर्ता पिट रहे हैं, आप भी खामोश हैं। बाकी मैं डीएमके और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे अधिक विरोध करते हैं सीपीआई, सीपीएम, राहुल गांधी, वन इज अमेज्ड टू सी देयर कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस। उनकी चुप्पी जो है बहुत आशाजनक है। तो ये चुप्पी पर सवाल है। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि जून में जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा था। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। तो यही बयान था लालू प्रसाद यादव का, जिसके बारे में तारिक अनवर कह रहे हैं कि लालू जी ने कह दिया था कि दूल्हा तो राहुल गांधी होंगे और बाकी सब बाराती होंगे। आज इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठ चुकी है क्या। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में धनंजय गिरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। और विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत विजय जी। मैं विजय जी की एक बात को लेकर जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि विजय जी पहले से ही कहते रहे थे कि देखिएगा हम ही हैं सबसे आगे विपक्ष के नेतृत्व के। तो बहुत बहुत स्वागत आपका विजय जी। सवाल लेकर आऊं उससे पहले मैं सीधे चलता हूं पहले विनोद मिश्र जी के पास और जरा इस चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, मान लिया जाए कि ड्राइविंग सीट जो मांग तो रहे थे तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे क्षेत्रीय नेता कह रहे थे कि कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर तो कांग्रेस जो है नीतीश जी को हटा करके सवार लगभग हो चुकी है। विनोद जी। लाल जी, मैं पहले आप ही की रिपोर्ट पे आऊं तो यहाँ सूत्रधार बदल गए हैं। जो आपने कहा कि विपक्षी एकता के पहले कितने सूत्रधार, तो ये बात तो अब तय है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार अब सोनिया जी आ गई हैं। लेकिन सूत्र वही है जिस पे आज रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे थे। तो ये पटना में आपने देखा होगा कि तमाम जो रीजनल पार्टियां थी विपक्ष की, उन लोगों की तरफ से एक ही बयान आया था, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान को बचाने के लिए हम एक मंच पे हुए हैं। जब उनसे पूछा गया था कि आपके आइडियोलॉजिकली क्या आपके साथ दूसरे पार्टी के साथ ऐसा कोई एकता बन सकती है, तो उनका ये जवाब था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है अभी और संविधान को बचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और इसलिए बीजेपी को हराना है जी। तो ये सवाल अब ये पूछा जाना चाहिए कि पूरे राहुल गांधी 3500 किलोमीटर चल के जो मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे, उनके 9 कार्यकर्ता मारे गए हैं। सीपीएम के 11 कार्यकर्ता मारे गए हैं पश्चिम बंगाल के इस पंचायत चुनाव में। ठीक है। और न सीताराम येचुरी की तरफ से अभी तक इसकी कोई कंडेमेंशन आई है और न राहुल गांधी ने एक शब्द कहा है। उनके ही प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, आप देखिए कि 4 दिन से धरना पे लगातार बैठे हुए थे, गवर्नर से मांग कर रहे थे इस वायलेंस को लेके और डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है इस पे आला कमान से लेके पूरी दुनिया को एक तरह से वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनका आला कमान ही इस बात के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको विपक्षी एकता चाहिए। उनको जैसे 23 जून को आपने पटना में देखा कि सारे दलों ने एक हाथ उठा के अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया था, वही चट्टानी एकता वो 17-18 को बेंगलोर में जो होने वाला ये सम्मेलन है उसमें फिर वही ममता बनर्जी को भी शामिल लाएंगे, सीताराम येचुरी भी होंगे, वही लालू यादव भी होंगे, उसमें तेजस्वी भी होंगे, उसमें नीतीश कुमार भी होंगे। तो सवाल ये है कि आप किस लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं जब 45 लोगों की हत्या पे आप खामोश हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही है वहां पे उस पर आप खामोश हैं, तो आपका नैरेटिव लोगों के सामने में ढकोसला साबित हुआ है। नंबर 2 कि अब जब सोनिया गांधी आई हैं मंच पे, ये कभी इस परिदृश्य में था ही नहीं इसकी चर्चा। अगर सोनिया गांधी का नेतृत्व लेना था तो 23 जून को जब नीतीश कुमार महासम्मेलन बुलाए थे तब सोनिया गांधी वहां पटना नहीं गई थी, तब राहुल गांधी और खड़गे गए थे। और अचानक कांग्रेस की तरफ से, बेंगलोर कांग्रेस की तरफ से ये आया कि सोनिया जी आ रही हैं और वो आप देखिए कि वो पूरा मंच सजाया गया है सोनिया जी के लिए। 17 तारीख को उनकी तरफ से एक डिनर पार्टी है जिसमें 24 दलों को एक तरह से इन्विटेशन मिला है। तो ये शो करता है जो तारिक अनवर ने कह दिया कि दुल्हा राहुल गांधी हैं, तो वो एक तरह से उन्होंने एक
एक कंडीशन दिया है कि राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस के में अगर आप ये एकता चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर आप थर्ड फ्रंट के लिए केसीआर के साथ जा सकते हैं। दो पहलू है, एक आपने सैद्धांतिक पहलू उठाया, एक व्यवहारिक। मैं दोनों पर विजय कौशिक जी के पास आ रहा हूं, बाद में फिर धनंजय गिरी जी से रिएक्शन लूंगा। पहले सैद्धांतिक पहलू पर आइए विजय कौशिक जी। सबसे पहली बात जो विनोद जी ने भी पूछी कि कैसे बैठेंगे ममता बनर्जी के साथ, वहां तो इस तरह से धरती लाल हुई है पंचायत चुनाव में। विजय कौशिक जी, बैठना क्या इतना आसान होगा ममता बनर्जी के साथ? डिनर करना आसान हो पाएगा इतना आसान? विजय जी। नहीं लालचंद जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जरूरी नहीं है कि जितने भी दल हमारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिनके साथ हम बैठक करने जा रहे हैं, तो उन सभी के साथ हमारा कोई राजनीतिक समझौता हो। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसे इस तरीके से देखिए, जो पटना की बैठक थी वो बैठक नहीं थी, एक परीक्षा थी विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जो देश हित में कांग्रेस के साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। उसके बाद कई दलों ने अपना असली रूप दिखाया, उनमें केजरीवाल है, ममता जी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे दलों के साथ हमारा कोई गठजोड़ संभव नहीं है। अगर सचमुच ये लोग देश को बचाने की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं तो इन्हें कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा, कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा। और उसमें हमारा जैसे बंगाल की हिंसा को लेकर यही जवाब है कि हम किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं रखते। अगर बंगाल में हिंसा हो रही है और उसके लिए ममता दीदी जिम्मेवार हैं, तो उसका उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि हम अहिंसावादी लोग हैं। हम मोदी जी की तरह मणिपुर को जलता छोड़कर विदेश यात्राओं के लिए नहीं घूम सकते। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों के साथ चलती है। और मैंने पहले ही कहा था कि जिनको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार है, माननीय राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व स्वीकार है, उन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में स्वागत है। लेकिन एक सवाल हो रहा है, या सैद्धांतिक तौर पर एक सवाल पूछ रहा हूं कि मणिपुर में ना तो कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप है कि उन्होंने खून खराबा किया और उनके साथ आपको बैठने की कोई दुविधा भी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी, जिस नेता के ऊपर ये है कि उनके लोगों ने खून खराबा किया, उनके साथ आपको बैठने की दुविधा है। कैसे आप उनको ये कह सकते हैं कि टीएमसी को बाहर कीजिए इस गठबंधन से? कह पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जब इस बारे में टीएमसी से पूछा गया, ममता दीदी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो हिंसा हुई है इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है और सरकार इस मामले में जांच करा रही है। तो जब तक जांच का जो रिजल्ट ना आ जाए, आप उनकी छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी जी की बात सुन लीजिए ना, उनकी छोड़िए, बीजेपी की भी नहीं सुनिए, उनकी भी नहीं सुनिए। अधीर रंजन चौधरी तो आपके नेता है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि अधीर रंजन चौधरी जी कुछ मामलों में कुछ ज्यादा ही अधीर हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके अपने ये बात हुई, हो जाते हैं। अधीर रंजन जी को ज्यादा अधीर मानते हुए ममता जी के साथ गठबंधन होगा। ठीक है, उनकी अधीरता को ध्यान में रखकर काम नहीं कर सकती ना कांग्रेस। कांग्रेस के लिए फिलहाल देश को बचाना प्रमुख है। मैं समझ गया, आप व्यवहारिक पहलू पर जोर दे रहे हैं, इसलिए अगला सवाल आपका व्यवहारिक ही मैं लेकर के आऊंगा आपके ऊपर, लेकिन फिलहाल धनंजय जी के पास। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता में है, सवाल उठा रही है कि कैसे आप उनके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन लगता है कि आपके विरोध में बहुत सारी पार्टियां शायद अपने इन सारी चीजों को ताक पर रख करके कह रहे हैं विजय जी कि अधीर रंजन चौधरी कुछ ज्यादा ही अधीर हो जाते हैं, और वो एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठ रही है। आपको क्या सूट करता था, ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार, शरद पवार जैसे लोग, या कांग्रेस? बताइए। लालचंद जी, हमारे लिए कोई सूट करने की बात नहीं है। आप समझिए, इलाकाई दलों द्वारा निषिद्ध की गई कांग्रेस लंबे समय के बाद उठने का अपना आत्मबल जुटा रही थी। अगर इलाकाई दल क्या चाहते हैं, कांग्रेस की कुर्बानी चाहते हैं कि कांग्रेस स्पेस दे, और कांग्रेस जो स्पेस लेगी इलाकाई दलों का लेगी। जैसा हमारे साथी प्रवक्ता को पैनलिस्ट कर रहे हैं कि लोगों को अधीर पे विश्वास नहीं, यानी कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास खत्म हो गया। अधीर की बात पे कांग्रेस बधिर होने को तैयार है, मुख बधिर होकर के देखना चाहती है। कांग्रेस अपने विभीषणों का ही शिकार रही है। ममता बनर्जी ने क्या बनाया है? तृणमूल कांग्रेस, यानी ग्रास रूट कांग्रेस। वो कह रही है कि कांग्रेस ग्रास रूट की पार्टी नहीं है, ग्रास रूट का दल तो हम है। और महाराष्ट्र में क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस। उनका कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी ही नहीं है, वो गैर राष्ट्रवादी है।
तो अब इससे विसंगतियों के बीच में कांग्रेस, राहुल गांधी जी जो परेशान है, इतनी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, ना बहू मिल रही है ना बहुमत मिल रहा है। वहाँ लालू जी ने कहा कि आप ब्याह कर लीजिए, दूल्हा बन जाइए, दूल्हा बनने की बात है। अब लालू यादव के बातों के कई मतलब होते हैं, वो अभिधा में कहे कि लक्षणा में कहे कि व्यंजना में कहे, लेकिन राहुल के लिए सूट करता है, कि लालू यादव के लिए सूट करता है, क्योंकि लालू को अपने लालों के भविष्य को सेटल करना है, लालों को ही उनको जगह जगह पे पहुंचाना है। इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरह बिहार से साइड ट्रैक करें, जिसकी कोशिश उन्होंने की, और लेकिन उन्हें कांग्रेस से भी संबंध बनाकर रखना है आगे के लिए। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, इसकी जो घोर विसंगतियों के बीच में, अत्यंत ही विसंगतियों के बीच में, अब आप कह रहे हैं केजरीवाल को भी बुला रहे हैं, केजरीवाल ने वहां पर जो स्थिति रखी, आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके क्या कहा, केजरीवाल छोड़ करके मीटिंग चले आए थे कि आप हमारे बात पर डिसीजन कीजिए, तभी यानी कि छोटे छोटे दलों के आगे कांग्रेस घुटने टेक रही है, जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी। अब बताइए, केजरीवाल की शर्तों पे कांग्रेस आने को तैयार है, जिसने उनसे दिल्ली लिया, जिसने उनसे पंजाब लिया, उसके साथ भी जाने को तैयार है। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास धनंजय जी, मैं जरा विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, ऐसा नहीं लगता कि सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरी कवायद में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, जो कि पहले ड्राइविंग सीट पर, भाई पीएम मटेरियल तो उनकी पार्टी बता ही रहे थे, भले उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, कहते भी कैसे, लेकिन पीएम मटेरियल बता रहे थे। अब पीएम तो छोड़िए, अभी तक तो कन्वीनर का पद भी नहीं मिला नीतीश कुमार जी को, और बेंगलुरु में तो लगता है कि सीट ही बदल गई। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी जैसे नेताओं के लिए, उसमें भी नीतीश कुमार जी के लिए सबसे ज्यादा। विनोद जी, देखिए लाल जी, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 3 महीने से लगातार नीतीश कुमार पिछले 3 महीने से इस विपक्षी एकता की कवायद पे लगे हुए थे। उससे पहले भी नीतीश कुमार कम से कम उसके बाद, वो आप ये सकते थे, महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार को यही काम ही सौंपा गया था कि आप बिहार छोड़िए, आप नेशनल लीडर बन जाइए, और उसके बाद वो बन गए थे लगभग जी। तो वो आप देखिए कि कम से कम 8 से 9 स्टेट का उन्होंने दौरा किया था, और व्यक्तिगत रूप से वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी, उनको पटना में आमंत्रित करने के लिए कहा, के लिए उन्होंने एक तरह से जा के उनको एक इनविटेशन कार्ड भी सौंपा था। लेकिन उस 23 तारीख के, आपको याद होगा, इससे पहले भी एक डेट उनकी तरफ से आया था, 15 या 13 जून का, लेकिन उसमें राहुल गांधी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो अमेरिका के दौरे पे थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कोई छोटा जो लीडर वो चाह रहे थे कि वहाँ जाए, लेकिन नीतीश कुमार की जीत थी कि राहुल गांधी ही वहाँ आए 12 जून वाले में, राइट। तो इसके बाद उनके हिसाब से, उनके शेड्यूल के हिसाब से वो डेट फिर 23 जून को हुआ। और लेकिन आपको याद होगा कि 23 जून के मीटिंग को अगर आप देखें कि नीतीश कुमार के लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी पॉलिटिकल करियर के लिए। नीतीश कुमार इसको, महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार इस सभी दलों को मिला के विपक्षी एकता के नाम पे वो देश के एक बड़े लीडर के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, और वो लगभग कामयाब होते हुए दिखते थे। जब वो केजरीवाल के साथ में और राहुल गांधी को एक साथ बैठा दिया था, तो उनको लग रहा था देश को कि इनकी एक स्वीकृति है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी जस्ट उसी 23 तारीख को आप देखिए कि उसी शाम से शुरू हो गई थी। जब वो ये बात लोगों को पता कि नीतीश कुमार का ये प्रोजेक्शन हो रहा है, तो अगले दिन आपने देखा होगा कि पूरा शो जो है वो लालू यादव के घर पे शिफ्ट हो गया। हर कोई नेता जो है वो सीधे सीधे पहले लालू जी से मिल रहा है, उनसे ममता बनर्जी को आपने पैर छूते हुए भी देखा। तो वो नज़ारा जैसे बदला, तो नीतीश कुमार को लग गया था, इस बात का एहसास हो गया था कि अब इस सीन में वो कहीं नहीं है। और हुआ ये कि जैसे ही मीटिंग हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो आपने देखा कायदे से नीतीश कुमार का आयोजन था, वहां पे नीतीश कुमार ही वहां पे सारे लोगों का स्वागत कर रहे थे। लेकिन तिथि की घोषणा और जगह की घोषणा जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, और उसके बाद नीतीश कुमार सीन से पूरे आउट हो गए। अगर ये दूसरी मीटिंग जो उसी के सिलसिले में है, उसी विपक्षी एकता में है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार की तरफ से क्यों नहीं हुई जो कांग्रेस के मुख्यालय से हुआ? ये डेट जो है और ये वेन्यू जो है वो नीतीश कुमार के ऑफिस से क्यों नहीं तय हुआ जो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस से हुआ? तो एक भाई सीधा है कि कांग्रेस ने एक तरह से नीतीश कुमार के साथ डिच किया है, और वो इसलिए किया है कि वो किसी भी रूप में अब नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो अगर आप बिहार में नहीं है तो कोई भी पार्टी एक तरह से एसेट बना के नहीं सामने में ला सकती है। और कांग्रेस शायद इस बात को समझती है कि राजनीतिक औकात नीतीश जी की काफी कम हुई है। और आपने जो बात कही है ना,
आज जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था विजय जी को, तो विजय जी की मैंने तारीफ भी की थी। जानते हैं किस लिए? क्योंकि विजय जी एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने शुरू से कहा था कि ड्राइविंग सीट पर तो हम ही बैठेंगे, हमारे साथ बाकी लोगों को आना पड़ेगा। लेकिन विजय जी, मुझे थोड़ी याद आती है कि जब कहीं मान लीजिए कहीं सड़क खराब हो, गाड़ी फंस जाती है ना, तो लोग दूसरे को देते हैं किसी को कि थोड़ा सा निकालिए यहाँ से, और जब आगे रोड अच्छी होती है तो खुद फिर जो है ड्राइविंग सीट संभाल लेते हैं। कांग्रेस ने वही काम बखूबी किया विजय जी, आप मुस्कुरा भी रहे। नीतीश जी का इस्तेमाल कर लिया आपने? ना, हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। हाँ। नीतीश जी खुद आए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज भी इस देश के कुशासन के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप प्रयास कीजिए, हम आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। उन्होंने प्रयास किया। अब उसके बाद में मैंने कहा कि भी ये एक परीक्षा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्षेत्रीय दलों की, क्योंकि आप देखिए पहली मीटिंग होने के बाद क्या हुआ, मोदी सरकार की तरफ से सीबीआईडी की धमकी मिली, तो केजरीवाल जैसे लोग पलट गए। केजरीवाल जैसे लोग एक तरफ तो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष की एकता में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, बिखराव लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोग एक्सपोज भी हुए हैं। इस मीटिंग का भी अर्थ ये नहीं है, बेंगलुरु वाली मीटिंग का अर्थ ये भी नहीं है कि हम कोई महागठबंधन बनाकर लड़ना चाहते हैं। हम अपने दम पर सक्षम हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल ईमानदारी से कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं तो हम निश्चित तौर पर उनका स्वागत करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जो बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल जैसे लोग, शायद वो अपने आप ही ना आए, ताकि वो जनता के सामने एक्सपोज हो सके। इनवाइट तो कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि ना आए। आप आप एक इन्विटेशन भी दे रहे हैं और पीछे से कह रहे हैं कि आप ना आए। लेकिन जो मोदी जी की बी टीमें हैं, बीजेपी की बी टीमें हैं, वो निश्चित तौर पर नहीं आएंगी। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है हमारी पार्टी के लिए। फिर हम तो एक सीधी सी बात कहते हैं, ये जो संघर्ष का रास्ता है बड़ा कठिन रास्ता है। अगर केजरीवाल जी बनते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें इतना आने की जरूरत है ही नहीं। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं। ठीक है। इस मामले में मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप कई बातें खुलकर बोला करते हैं, इसीलिए आज पहले भी तारीफ की थी आपकी। धनंजय जी, मैं आपका आभारी हूँ इसके लिए। जी जरूर। धनंजय जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी, तो लगता तो यही है कि अब कांग्रेस जो है उनसे गाड़ी आगे बढ़वा के अब बैठ गई है अपने ऊपर। आप भी दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ा रहे हैं, बिहार में भी और सब जगह पर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी नीतीश कुमार को झटका दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं लालचंद जी, सबसे बड़ी बात हमारे को पहले इसकी वाकई तारीफ होनी चाहिए। इन्होंने दो बातें बड़ी बेबाकी से स्वीकार की। पहला तो इन्होंने स्वीकार किया कि ममता बनर्जी के सामने ये सरेंडर है। दूसरी बात इन्होंने बेबाकी स्वीकार किया कि नीतीश कुमार को ये बाहर कर चुके हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि केजरीवाल जी बी टीम है भाजपा की। अब केजरीवाल इनको कुछ कहते हैं, ये केजरीवाल को कहते हैं। इस जूतों पैजार के बीच में जो गठबंधन बनाने की कोशिश है, हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई, ये आपस में गजीब स्थिति है। ये केजरीवाल को बुला भी रहे हैं और केजरीवाल को बी टीम भी बता रहे हैं। यही कमोबेश स्थिति सारे इलाके क्षेत्रीय दल की कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस जानती है कि उनके स्पेस को क्षेत्रीय दलों ने खाया है, और क्षेत्रीय दल जानते हैं कि अगर कांग्रेस का उदय होता है तो वो उनके स्थिति को खत्म करेंगे। इस स्थिति में राहुल गांधी ने जो लंबी पद यात्रा की बहुमत के लिए, लेकिन उनको न बहु मिल रही है न बहुमत मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। और कांग्रेस की स्थिति का आप सामने से मुआयना कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और नीतीश कुमार जी की जहां तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उनकी जीरो हो चुकी है। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो वो भी खत्म हो गया है। बिहार में आप उनकी सन्नाटा की स्थिति है, और वो जिस व्यक्ति के साथ गठबंधन किए, महागठबंधन के साथ, वो भ्रष्टाचार के पर्याय है और उस जंगल राज के खिलाफ उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी है। और उनके पूरा नीतीश और लालू का पूरा उदय ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, और आज कांग्रेस के साथ है। तो ये इस तरह के तमाम विसंगतियों के बीच में विपक्ष कैसे खड़ा होगा और कैसे बड़ा होगा, ये तो कहना ही मुश्किल है। और यही तो छोड़ दीजिए, अभी तो सिर्फ उठक बैठक की बात चल रही है। अभी जब सीट की बात आएगी, सीट शेयरिंग की बात आएगी, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, अखिलेश जी कहते हैं आप यूपी मत आइए, ममता बनर्जी कहती है कि आप बंगाल मत आइए। इस तरह से सारे क्षेत्रीय दल इलाका अपने अपने इलाके में आने को मना कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो जाएगी? ठीक, चलिए, ये बड़ा सवाल है कि कैसे ये बनेगा। और जो आपने कहा था कि हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई, अगली लाइन है अरे मार डाला दुहाई दुहाई, क्या बात है।
तो ये जो है देखना पड़ेगा कि क्या ये जो है आगे चल करके ये विपक्षी एकता कैसे बनती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धनंजय जी चर्चा में आने के लिए, विजय कौशिक जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ये हमारी चर्चा थी कि बेंगलुरु में अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठ गई है, विपक्षी एकता की ड्राइविंग सीट पर, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो ये इस खबर से जुड़ी हुई है कि कुछ विपक्षी दल बड़े खुश हो रहे थे कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था, और ये जो हैं खुश हो रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, कहा ईडी व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। अमित शाह ने कहा, कुर्सी पर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, ईडी डायरेक्टर कोई भी हो, संस्थान तो अपना कार्य हर हाल में जारी रखेगा। प्रवर्तन निदेशालय का डायरेक्टर कोई भी रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ईडी अपना कार्य हर हाल में जारी रखेगी। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ईडी भ्रष्टाचार करने वाले, विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर और कार्रवाई जारी रखेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को तीसरा कार्यकाल देने को अवैध करार दिया था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, जिसके जवाब में कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि ईडी की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो अपना कार्य नियम के तहत जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ लोग भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ईडी के डायरेक्टर कोई भी रहे, ये संस्था अपना कार्य करती रहेगी। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश तो बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार करने वालों को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। इस पर जुड़ रहे हैं हम अपने संवाददाताओं। पहले अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट को देख लेते हैं, फिर अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। उन्होंने लिखा, ईडी मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन, जिसे संसद की ओर से विधिवत पारित किया गया था, को बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी ही हैं। कारण है कि यह एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है और यह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति लक्षित है, यानी धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करना। इस तरह यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता, विकास सारथी जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सारथी के पास पहले जरा मैं चलता हूं कि विकास, ये जो एक्सटेंशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, मना किया, इसके पीछे क्या आधार रहा, किस वजह से मना किया गया? देखिए लालचंद, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन विधेयक जो था, संशोधन कानून जो था, उसको सही पाया है। कोर्ट ने ये कहा कि जो अब नया अमेंडमेंट ला करके इसमें 5 साल तक एक्सटेंशन की बात की गई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास पूरी शक्ति है ऐसा करने की। लेकिन ये अभी जो मामला है, इसको लेकर के, संजय मिश्रा की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दलील ये थी कि क्योंकि इससे पहले भी उनके एक एक्सटेंशन को जब चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था उस वक्त कि आगे उनको एक्सटेंशन ना दिया जाए, लेकिन इसके बाद ये संशोधन लाया गया और उनको फिर एक तीसरा एक्सटेंशन दिया गया। तो कोर्ट का ये कहना था कि सरकार के पास शक्तियां हैं, उनका बिल्कुल इस्तेमाल करे, और कोर्ट को ये भी आपत्ति नहीं है कि कोर्ट के आदेशों को एक तरीके से पलटे सरकार या उसको निष्प्रभावी कर दे, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भावना है जिसके कारण आदेश दिया गया था, उसके साथ कहीं कोई टकराव नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने जो प्रैक्टिकल इश्यूज जो यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए गए थे, चाहे चलती हुई जांच जो अभी चल रही है उनको लेकर के बातें कही गई हों, कोर्ट ने कहा कि इसीलिए
हालांकि ये तीसरे एक्सटेंशन को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाते हैं, प्रावधानों के खिलाफ पाते हैं, लेकिन 31 जुलाई तक वो अपना कामकाज पूरा करें ताकि जो जांच चल रही है उन पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। मैं चलता हूं अब शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, विपक्षी दलों की तरफ से दनादन प्रतिक्रिया आ रही थी, खुश हो रहे थे, निशाना साध रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि देखिए पद पर कोई भी रहे वो अपना काम करेंगे, क्या संकेत है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से उनके ट्वीट से? शैलेंद्र जी देखिए, निश्चित तौर पर संकेत बहुत साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। और हम जानते हैं कि ईडी करती क्या है, हम सब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून का जो लोग उल्लंघन करते हैं, विदेशी जो मुद्रा कानून है उसका जो लोग उल्लंघन करते हैं, उसके खिलाफ जांच जब होती है ईडी उसको जांच करती है। और हमने देखा कि ईडी के छापे देश भर में तमाम जगहों पर पड़ते हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं। और जब ईडी ने इस तरह की कई कार्रवाई की, लोगों को हिरासत मिली और बाद में जब उन पर कार्रवाई हुई तो हमने देखा कि कोर्ट से भी तुरंत राहत नहीं मिली ऐसे लोगों को। तो ये दिखाता है कि पूरे साक्ष्य के साथ, पूरे तथ्यों के साथ ईडी जांच में आगे बढ़ती है और जब जरूरत होती है तो किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लेती है। तो ये दिखाता है कि ईडी की भूमिका क्या है, ईडी की जिम्मेदारी क्या है। किसी एक व्यक्ति विशेष के पद पर रहने या न रहने से ईडी की भूमिका में एक तरह से देखें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये जिस तरह से एक अधिकारी यानी ईडी के जो मौजूदा डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति को लेकर, उनके एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कहा और उस पर जिस तरह से विपक्षी दलों ने बीजेपी और सरकार पर हमला बोला, बीजेपी का यह कहना है कि देखिए कि ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल है वो आखिर क्यों ईडी के बारे में, उस अधिकारी के बारे में ऐसा कहते हैं। क्योंकि जितनी जांच चल रही है आप देखिए ऐसे नेताओं के खिलाफ चल रही है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। और यही वजह है कि इन आरोपों, जिन नेताओं पर आरोप है लालचंद, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो परिवारवादी पार्टी है। लेकिन फिलहाल अमित शाह ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि कार्रवाई तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और विकास आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां राज्य के लोगों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक के लोगों पर बढ़ते कर्ज का बोझ। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीते 4 वर्षों में राज्य का कर्ज हुआ 2 गुने से भी ज्यादा। आंकड़ा देखिए, साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच कर्ज का बोझ 1,63,136 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,74,427 करोड़ रुपए हो गया। कर्नाटक के वित्तीय हालात को देखे बगैर ही कांग्रेस के सिद्धारमैया सरकार ने और बढ़ा दिया है सब्सिडी का भारी बोझ। 5 गारंटी से लेकर तमाम तरह के वादे जो हैं, राज्य के टैक्स पेयर लोगों पर पहले से ही बोझ है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी करेगी कर्ज में और ज्यादा वृद्धि। सिद्धारमैया सरकार को अपनी गारंटी के मुताबिक महिलाओं और युवाओं को भत्ते देने के लिए होगी राजस्व और कर्ज बढ़ाने की जरूरत, क्योंकि पैसा तो चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कर्नाटक भी पंजाब जैसे कुछ राज्यों की तरह दब जाएगा भारी कर्ज के बोझ से? तो ये तमाम सवाल हैं। राज्य में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए लोगों पर बढ़ाएगी टैक्स का और बोझ, ये सब सवाल हैं। चलते हैं आयशा खानम के पास बेंगलुरु, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आयशा, सीएजी की रिपोर्ट आई है और इससे तो ये संकेत मिल रहे हैं कि राज्य पर कर्ज काफी बढ़ गया है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार के पास ये चुनौती होगी कि टैक्स बढ़ाएं लोगों के ऊपर या और ज्यादा कर्ज लें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो है उन्होंने हाल ही में अपना 14th बजट पेश किया है और वो सबसे और सबसे जानकार हैं बजट पेश करने के लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन इस बजट में जो उन्होंने जो टैक्स बढ़ाया है, एक्साइज और रेवेन्यू टैक्स जो बढ़ाया है, उसके बाद अब कर्नाटक के लोगों को इस बात को लेकर कर्नाटक के लिए नाराजगी है। जो
वादे किए 5 गारंटी किए, ये तमाम वादे जो है सरकार के पास पैसा ना होते हुए, ना एक बेहतर प्लान होते हुए सरकार ने ये तैयार किया था। लेकिन अब इसका बोझ जो है लोगों को, आम आदमी को भरना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है लिकर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। पब में युवा जब जाएंगे तो उनके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि जब सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है तो सरकार क्यों आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की बात कर रही है। और ये 5 गारंटीज की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी सरकार ने कहा कि हर साल सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी ये पूरे 5 गारंटीज को लागू करने के लिए। लेकिन अब ये सवाल बड़ा उठता है कि ये 50,000 करोड़ रुपए आएंगे कैसे पूरे 5 साल में। जो सरकार ने लागू की शक्ति स्कीम की, जो मुफ्त बस सेवाओं की, देखिए इसमें सबसे कर्नाटक में जो कर्नाटक का KSRTC रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वो 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा था। ये CAG की रिपोर्ट में शामिल है। तो क्या सिद्धरामैया सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहले से ही रोड ट्रांसपोर्ट? बिल्कुल, यही तो सवाल उठ रहा है कि अंदाजा होना चाहिए। जी बिल्कुल। लगता है फिलहाल कुछ संपर्क में भी दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका। तो जो बात हम कह रहे थे कि कर्नाटक पर पहले से कर्ज का बोझ है, ऐसे में सिद्धारमैया सरकार के पास बड़ी चुनौती होगी। टैक्स का बोझ बढ़ाएं या फिर कर्ज का बोझ, या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, इसीलिए चुनौती है। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।